स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो में आज का टॉपिक है हमारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रैखिक समीकरणों के निकाय का हल जो होता है वह संगत या असंगत हो सकता है। संगत निकाय कब कहलाता है, यहाँ लिख सकते हैं संगत निकाय के बारे में। संगत निकाय कब कहलाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरणों का निकाय संगत कहलाता है यदि इसके हल का अस्तित्व हो। यानी कहने का मतलब है कि यदि उसके एक हल हो या अनेक हल हो तब भी वह संगत कहलाएगा। अच्छा, असंगत निकाय कब कहलाता है, तो उसको भी लिख सकते हैं। असंगत निकाय कब कहलाता है, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरणों का निकाय असंगत कहलाता है यदि इसके हल का अस्तित्व ना हो तब उसे हम लोग असंगत कहते हैं। तभी तो आप पढ़े हो ना क्लास 10 में, अगर मान लो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कुछ इस तरह से दिया हो। देखिए, पहले मैं लिख लेता हूं, ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण युग्म हो गया, तो हम लोग कहते थे अगर इसका एक हल होता था तब भी अद्वितीय हल होता था, या एक हल होता था तब भी हम लोग संगत कहते थे, अनेक हल होता था तब भी हम लोग संगत निकाय कहते थे इसे, है ना। संगत कब कहते थे, जब एक हल हो चाहे अनेक हल हो, यानी हल का अस्तित्व है तब उसे हम लोग संगत कहते थे। असंगत कब कहते थे, जब इसका कोई हल नहीं हो तब इसे असंगत कहते थे। तो वही मैंने कहा, संगत निकाय किसे कहते हैं, यदि रैखिक समीकरणों के निकाय का हल का अस्तित्व हो, अगर उसके हल का अस्तित्व हो, चाहे वह एक हल हो रहा हो चाहे अनेक हल हो रहा हो, तब उसे संगत निकाय कहेंगे, संगत कहेंगे। और असंगत कब कहेंगे, जब उसका कोई हल नहीं हो रहा हो। तो चलिए हम लोग, ये तो क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन अब हम लोग क्लास 12th में मैट्रिक्स के आधार पर, प्रतिलोम के आधार पर हम लोग किस तरह से रैखिक समीकरणों को हल करेंगे, उनसे उनका हल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिस्टम देख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, a11x x1 कर देता हूं, ठीक है, a12x2 a1nxn बराबर में मान लेते हैं यहाँ b1 दिया है। ठीक है, उसी तरह से a21x1 a22x2 a2nxn बराबर में मान लेते हैं b2 ये आ गया है आपका an1x1 an2x2, यहाँ पे हो जाएगा annxn बराबर में bn। इस तरह से ये दिया है। कहने का मतलब है कि इसमें ऐसे n समीकरण है, ऐसे ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा होगा, चौथा होगा, ऐसे करके n तक ऐसे समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें चरों की संख्या भी n है। तो हम लोग जानते हैं, हम ये सिस्टम जानते हैं, हम लोग जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म लिखते हैं, याद है आपको, इस तरह से मान लो। तो इसमें देखिए दो समीकरण लेते हैं और इसमें दो ही चर मौजूद होते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 xn तक चर है और n तक समीकरण मौजूद है। तो सिस्टम यही ना होता है, रैखिक समीकरण का जो सिस्टम होता है यही होता है कि जितने चर होंगे उतने ही आपके पास समीकरण होंगे। तो यहाँ पे n चर है, इसलिए आपके n समीकरण दिया है। तो इसे हम लोग किस तरह से मैट्रिक्स की मदद से इसके बारे में इसका चर का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हल निकालेंगे इन समीकरणों का, उसके बारे में बात करते हैं। हमें इसमें क्या करना होगा, मान लेना होगा a बराबर में जितने भी चर दिए होंगे उनके गुणांक को एक अवयव के रूप में मान लेंगे, n कोटि का अवयव। a11
A12 ये कहाँ तक चला गया है, A1n, A21 A22 ये कहाँ तक चला गया, A2n। ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे, AN1 AN2 ANN, यानी कि जो यहाँ पे चर के जो गुणांक दिए गए होंगे ना उसे हम लोग A मान लेंगे। फिर x मानेंगे जो चर दिए गए होंगे। चर इसमें कौन कौन से दिए होंगे, तो एक कॉलम मैट्रिक्स में मान लेंगे x1 x2, ये चर कहाँ तक गए हैं, xn तक गए हैं, इसमें जो चर है उसको x मान लेंगे। और यहाँ पर b मान लेंगे जो कांस्टेंट दिए गए हैं, यानी कि इधर ये जो b1 b2 डॉट 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 कहाँ तक, bn तक। ये हम लोग इस तरह से मानते हैं, ये इसका फॉर्म है, आपको याद रखना। ये क्यों माना जा रहा है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी आप इस तरह से समझिए। देखो इसमें ऐसे भी बात कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कि a में x से इंटू करूँ तो आपका यह b आ जाएगा। देख लो, अगर मैं इसमें इससे इंटू करूँ, देखो a में x से इंटू करूँ तो आपका b आ जाएगा। हम ऐसे लिखते हैं कि ax बराबर b, ठीक है, इस तरह से मानेंगे और ax बराबर b। अब देखो इसमें से इंटू करेंगे तो देखो क्या होगा, पहले रो में पहले कॉलम से तो आएगा a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट 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 a1nxn, यही ना आएगा। और बराबर में इसका संगत अवयव b1, पहला समीकरण आ जाएगा। उसी तरह दूसरा रो लेके पहले कॉलम में यहाँ मल्टीप्लाई करके इसके बराबर में करेंगे तो ये दूसरा वाला समीकरण आ जाएगा। इस तरह तीसरा चौथा सारा समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जो सिस्टम दिया गया होगा उसके आधार पर चर के जो गुणांक दिए होंगे वहां से एक वर्ग अभिभु ले लेना होगा। चर दिए होंगे उनको एक कॉलम मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लेना, उसे x मान लेंगे। और जो कांस्टेंट दिए होंगे उसे हम लोग b मैट्रिक्स मान लेंगे, वो भी आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। और वहां पे फिर ax बराबर b करके वहां से हम उसके हल को ज्ञात करते हैं। अब कैसे निकाला जाएगा इसका हल, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि यदि ये जो b1 b2 b3 ये जो दिए गए हैं bn तक, यानी कि ये जो कांस्टेंट दिए गए हैं बराबर में, यदि b1 b2 b3 ये सारे जो bn तक दिए गए हैं ये सारे अगर 0 0 0 हो, यानी कि इक्वल में ये जो कांस्टेंट है सिर्फ 0 0 0 0 0 दिया हो, तो इस तरह के समीकरण निकाय को, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है सब 0 0 हो, चर के साथ उसके साथ नहीं, बराबर में जो कांस्टेंट वो सारे 0 0 0 दिए हैं, तो इस तरह के समीकरण निकाय को कह सकते हैं समघात रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं। तो समीकरण निकाय समघात रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल से समझो, यानी कहने का मतलब, मान लो मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0। तो यहाँ पे ये दोनों समीकरण में देख रहे हैं, यहाँ देखो a बराबर में यहाँ क्या है 2 3 2 5, x बराबर में चर x y है, और यहाँ देखो b बराबर में जो कांस्टेंट है वो 0 0 दिया है। ठीक है, ये b बराबर मैट्रिक्स जो लिखेंगे 0 0 है ना, ये कांस्टेंट c1 c2 ये 0 0 है। तो यहाँ देख रहे हैं अगर यह 0 0 0 हो तो इस तरह के समीकरण निकाय कैसे कहलाते हैं, समघात कहलाते हैं। ये आपके समघात रैखिक समीकरण निकाय है, क्योंकि इनके जो ये अचर जो दिए हैं बराबर में वह 0 है। अगर इनमें से कोई भी एक कम से कम एक शून्योत्तर हो, यानी कि कम से कम एक नॉन जीरो हो, यदि b1 b2 डॉट 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 bn में कम से कम एक शून्योत्तर हो, शून्योत्तर का मतलब नॉन जीरो हो, शून्योत्तर हो, नॉन जीरो हो, तो यह समीकरण निकाय असमघात समीकरण निकाय कहलाता है। असमघात समीकरण निकाय कहलाता है। ये आपको याद रखना होगा, इसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। यानी कि मान लो अगर मैं इस तरह से लिख दूं, मैं लिख दूं 2x प्लस में 3y बराबर में 5 और x प्लस y बराबर में 2,
तो ये आपके बराबर में जो कांस्टेंट है जीरो के बराबर नहीं है। जरूरी नहीं है कि दोनों जीरो के बराबर ना हो, कोई एक, ध्यान देखिए ना, कम से कम एक शून्योत्तर हो, यानी कि एक जीरो हो एक जीरो ना हो तो चलेगा, है ना। अगर मान लीजिए 3 समीकरण है और एक में कांस्टेंट 2 दिया है, एक में जीरो, तीसरे में जीरो, तो ये भी चलेगा। कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक से अधिक जीरो नहीं है तब तो और बढ़िया है, कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, तब उसे हम लोग असमघात समीकरण निकाय। तो ये आपके असमघात समीकरण निकाय के एग्जाम्पल हो गए और ये आपके समघात समीकरण निकाय के एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब हम लोग आगे इसमें बात करते हैं। पहला कंडीशन हमने ले लिया है कि जब समीकरण निकाय समघात नहीं हो, यानी नॉन होमोजीनस हो, असमघात हो, तब क्या किया जाएगा, थोड़ा समझ लो। जाहिर सी बात है, जब समीकरण निकाय समघात नहीं होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y बराबर में c1a2x प्लस b2y बराबर में c2, और यहाँ c1 और c2 में से c1 या तो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए या c2 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक जीरो के बराबर नहीं हो, दोनों जीरो के बराबर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ समघात नहीं हो उसके लिए बात हो रही है, ठीक है। तो समघात होने के, समघात कब कहलाता है, जब ये दोनों कांस्टेंट जीरो रहते तब, शून्य होते तो समघात नहीं हो, उसी के लिए मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ। प्रमेय देखिए इस पे कि यदि ए का सारणिक मान जीरो के बराबर ना हो तो समीकरण निकाय संगत होता है। जब ए का सारणिक मान जीरो के बराबर ना हो तो समीकरण निकाय संगत होता है तथा इसके अद्वितीय हल होते हैं। इसके अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा जो x बराबर a इनवर्स b द्वारा दिया जाता है। अब इसको समझिए, मान लेते हैं, पहले इसको साबित कर लेते हैं फिर उसके बाद देखा जाएगा। या इससे भी देख लो आप, a1x प्लस b1y बराबर में c1, a2x प्लस b2y बराबर में c2, ये आपके पास दो समघात समीकरण दिए गए हैं। समघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये बराबर में ये जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। c1 c2 मैंने पहले ही बता दिया है कि दोनों में से कम एक जीरो के बराबर नहीं है। अब इसके लिए समझिए आपको क्या करना होगा, इसमें a मान लेना होगा, किसको, इनके चर के गुणांकों को, a1 b1 a2 b2, और कैपिटल X आपके इसके चर हो जाएंगे x और y कॉलम मैट्रिक्स में, और यहाँ पे b बराबर में ले लेंगे c1 c2 जो कांस्टेंट है। अब इसके बाद अगर मैं लिखूं ax बराबर में b, ax बराबर में b, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं, देखो पहले रो में पहले कॉलम से, तो a1x b1y बराबर में ये हो जाएगा, बराबर में b है तो आपको क्या करना होगा, बराबर दिखाना होगा ना संगतों को। फिर दूसरे कॉलम में पहले रो से करेंगे तो a2x b2y बराबर में यह c2 हो जाएगा। तो यही ना समीकरण पुनः आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रख के चेक करूंगा तो मैं अगर इस तरह से लिखता हूं तो x बराबर b लिख सकता हूं, और चूंकि a का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो a आपका व्युत्क्रमणीय अवयव हो गया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया, है ना। इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं तो a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x बराबर में a इनवर्स b, और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने वाले हैं। यानी करना क्या होगा कि हमें हमारे पास ये समीकरण दिया गया और समीकरण निकाय, वहां से a ले लेंगे और b ले लेंगे, x बराबर में a का इनवर्स और b में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से हमारे हल निकल आएंगे जो आपके चर के मान कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे ना बात को। अब देखिए हम लोग इसके मदद से इसको साबित करके देखते हैं। ये तो आपको समझा दिए, अब इसको मैं साबित करके दिखाता हूं। सिंपल है, आप ax बराबर में b माने हो, ax बराबर b, इसके अनुसार यही ना मानेंगे, ax बराबर b, हम दोनों तरफ a इनवर्स से इंटू कर देते हैं, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, a इनवर्स से गुणा करने पर देखिए क्या हो जाता है, a इनवर्स इंटू में ax बराबर में a इनवर्स इंटू में b। समझ रहे ना बात को। चलिए इसको मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ एसोसिएटिव लॉ, इसको इसके साथ ले सकता हूँ, a इनवर्स इंटू a इंटू में x बराबर में a इनवर्स b। तो a में a के इनवर्स से इंटू होगा तो आपका क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और इंटू में x बराबर में a इनवर्स b। x एक मैट्रिक्स और इसमें किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि x बराबर में आ जाएगा a इनवर्स b। यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया।
तो इसी के मदद से हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, पहले नियमों को समझ लो, आगे आगे आपको यही याद रखना है, इसी के आधार पर क्वेश्चन बनना है। तो आपको ध्यान रखना होगा पहला चीज कि समघात नहीं हो, यानी कि बराबर में ये जो कांस्टेंट दिया है इसमें से कम एक शून्य उत्तर हो, नॉन जीरो हो। तब यहां देखना होगा कि अगर ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा तब उसके अद्वितीय हल होंगे, और उसके लिए हम फॉर्मूला x बराबर ए इनवर्स बी लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, यह भी तो हो सकता है कि समघात नहीं हो और a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। अब जीरो के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा इसके बारे में, तो यहां से पता चला कि यह तो अद्वितीय हल होगा। जब a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो तो उसका अद्वितीय हल हो जाएगा। समघात नहीं हो तब, समीकरण निकाय समघात नहीं हो तब। लेकिन अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर हो, जब समीकरण निकाय समघात नहीं हो तब कंडीशन क्या होगा, तो तब वहां पे एक भी हल नहीं हो सकता है या अनगिनत हल भी हो सकता है। उसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको यह रूल याद रखना होगा कि यदि a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, जब समघात समीकरण नहीं दिया हो तब की बात हो रही है, तो समीकरण निकाय का कोई हल भी नहीं हो सकता है या उसके अनगिनत हल भी होते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों में से पता करने के लिए कि कोई हल नहीं होगा कि अनगिनत हल होंगे, उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, तो आपको पता है अगर मैं समीकरण a1x b1y बराबर में c1 लिखता हूं और a2x प्लस b2y बराबर में c2 लिखता हूं, तो आपको पता है कि यहाँ a क्या होगा, a1 b1 a2 b2, और आपको पता है इसमें b क्या होगा, यह c1 c2 होगा। तो जाहिर सी बात है हम आसानी से a का एडजॉइंट निकाल के b में गुना कर सकते हैं। अब देखिए, इसको निकालने के बाद कैसे पता चलेगा कि उसके अनगिनत हल है कि कोई हल नहीं है, तो यदि a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर हो और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जीरो के बराबर ना हो, जीरो मैट्रिक्स के बराबर ना हो, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। यानी a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर हो और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का जो वैल्यू आएगा वह जीरो के बराबर नहीं हो तो उसका कोई हल नहीं होगा। अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर हो और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जीरो के बराबर हो जाए तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। तो ये आपको कंडीशन ये याद रखना होगा। यहां से आप ध्यान रखना कि पहले आपको देखना होगा कि समघात है या नहीं। अगर वह समघात नहीं है तो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो के बराबर नहीं है तो उसके अद्वितीय हल होंगे, और उसके लिए यह फॉर्मूला लगाएंगे। अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर हो गया तो हम वहां पे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालेंगे, और उसका भी वैल्यू अगर जीरो के बराबर हो जा रहा है तो कोई हल नहीं होगा। अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का वैल्यू जीरो के बराबर हो जा रहा है तो उसके अनगिनत होंगे। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जीरो के बराबर नहीं हो रहा है तो उसका कोई हल नहीं होगा, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जीरो के बराबर हो जा रहा है, शून्य अवयव के बराबर हो जा रहा है तो उसके अनंत हल होंगे। ये आपको रूल याद रखना होगा, और इसी के आधार पर ही हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। यानी कि अगर आपको चेक करने के लिए कह दे, आपसे पूछ दे कि संगत है या असंगत है, तो आपको ध्यान रखना होगा संगत कहाँ कहाँ होगा। इसमें संगत हो जाएगा क्योंकि यहाँ हल का अस्तित्व है, इसमें भी संगत हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी हल का अस्तित्व है, अनगिनत हल होंगे, और इसमें सिर्फ असंगत होगा। तो आपको पूछ दे कि संगत असंगत है या नहीं है, या पूछ दे कि एक हल है, अनगिनत हल है, या कोई हल नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन ये आपको ध्यान रखनी होगी। 10th में भी पढ़ते थे, लेकिन भैया यहाँ मैट्रिक्स के हिसाब से चलना है, डिटर्मिनेंट के हिसाब से चलना है, तो इसीलिए हम लोग ये सारा रूल याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप पीछे जाके देख सकते हैं फिर से वीडियो को। और जब समीकरण निकाय होमोजीनियस हो, यानी कि समघात हो, तब क्या होगा। समघात होने का मतलब यह हुआ, मान लो a1x प्लस b1y बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर 0, यानी कि यह दोनों कांस्टेंट जो दिए हैं 0। अगर 3 समीकरण हो तो वहां पे तीनों 0 0 0 दिए होंगे, कांस्टेंट 0 दिए हो। होमोजीनियस का मतलब समझ रहे ना, समघात का मतलब समझ ही रहे। तो समघात होने का मतलब जो कांस्टेंट है वो सारे यहाँ पे 0 0 0 दिए हो, तब क्या होगा। यदि a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो, अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो समीकरण निकाय का केवल शून्य हल होते हैं, और हल की संख्या 1 होती है। समझिए इसको। अगर मैं एक समीकरण ले लेता हूं 2x प्लस वाई बराबर 0, पहले के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं, और एक ले लेता हूं 3x प्लस वाई बराबर 0,
अगर मैं यहाँ ए की बात करूंगा तो वह होगा आपका 2 1 3 1, और इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करूंगा तो आपका 2 - 3 -1 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो इसके क्या होंगे, शून्य हल होगा, शून्य हल, ठीक है, जीरो सॉल्यूशन होगा, और हल की संख्या 1 होगी, यानी इसका 0 ही हल होगा। कहने का मतलब अगर आप समीकरण को सॉल्व करके देखो, ये कट जाएगा, माइनस का x बराबर 0, यानी x बराबर 0, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, y बराबर भी 0 ही आ जाएगा। यानी वही कह रहा है कि इसका 0 सॉल्यूशन होगा और हलों की संख्या 1 होगी, यही ना एक हल हो रहा है। तो इस तरह से समीकरण होगा तब, यानी कि जब समीकरण समघात हो और वहां a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो उसके एक ही हल होगा, और वह हल 0 0 होता है। दूसरा, यदि a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो तो समीकरण निकाय के अशून्य हल होंगे, यानी कि नॉन ट्राइविएंट सॉल्यूशन होंगे, ट्राइवियल सॉल्यूशन होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, और हलों की संख्या अनगिनत होगी। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब नॉन जीरो, मतलब जीरो के छोड़कर कोई और सॉल्यूशन भी हो सकता है, और वो हलों की संख्या क्या होगी, अनगिनत होगी। समझिए यहाँ पे कहने का मतलब, मैं मान लो दूसरा समीकरण 2x + y बराबर 0 और 4x + 2y बराबर 0 ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे a देखो, a का वैल्यू होगा 2 1 4 2। अगर मैं यहाँ a का सारणिक मान निकालूंगा तो 4 - 4 0 आ जाएगा, 0 आ गया ना, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण निकाय के क्या होंगे, अशून्य हल, यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, और इसके हलों की संख्या अनगिनत होगी। कहने का मतलब यह है, अगर मैं इन दोनों समीकरणों में देखूं तो x के मान पे अगर मैं यहाँ x के जगह -1 ले लूं और y का 2 ले लूं तो ये दोनों को संतुष्ट करेगा। अगर मैं x के जगह -2 ले लूं, x की जगह -2 ले लूं और y का 4 ले लूं, x का -2 ले लूं और y का 4 ले लूं, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अनगिनत हल हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर समीकरण निकाय होमोजीनियस दिया हो, यानी कि समघात दिया हो, बराबर में 0 हो कांस्टेंट, अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो उसके एक ही सॉल्यूशन होगा और वह 0 0 होगा। और अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो, a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो तो उसके अनगिनत हल होंगे। देख रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे इसके हल निकल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि समघात होगा तब क्या होगा, समघात नहीं होगा तब क्या होगा। ये कंडीशन आपको सारे याद रखना होंगे। तो देख रहे हैं, ये समघात नहीं था, समघात है। समघात होने के बावजूद अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए इसका एक हल हो रहा है और वो हल 0 0 हो रहा है। और a का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जा रहा है तो उसके अनगिनत हल होंगे, है ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे और अनगिनत हल होंगे। समझ गए ना बात को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। मैं एक आपको एग्जांपल देकर एक क्वेश्चन समझा देता हूं कि कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बारे में हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, x - 2y = 4, और दूसरा समीकरण ले लेता हूं मैं, माइनस का 3x प्लस का 5y = -7। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है यहाँ a बराबर में हमें क्या मानना है। तो a बराबर में हो जाएगा आपका 1 - 2, इसको मैं लिख देता हूँ, 1 - 2 - 3 5। अच्छा, और x बराबर में जो आपके पास चर दिए गए हैं x y, और यहाँ पर b बराबर में हो जाएगा आपका 4 और -7। तो आप देख रहे हैं ये समीकरण जो है समघात नहीं है, समघात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग a का डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 1 - 2 - 3 5 ये ना दिया है। चलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और माइनस का 6, यानी माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यही ना है। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग इसका हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हैं। 5 - -3 a21 -2 यानी +2 हो जाएगा, a22 यानी आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a = 5 3 2 1 का ट्रांसपोज, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 5 3 2 1, यही ना आ जाएगा आपका।
चलिए अब देखते हैं ए इनवर्स के लिए। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपके पास, तो माइनस का 1 है ना, और इसका एडजॉइंट ऑफ ए 5 2 3 1। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो सबका साइन बदल जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका ए इनवर्स जो होगा, चाहो तो आप नहीं भी माइनस बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -5 -2 -3 -1 ये ना होगा। चलिए अब x बराबर में आपको रूल पता है a इनवर्स b। चलिए तो x का वैल्यू यहाँ पे आपके चर जो दिए गए हैं x y वही वाला ना मैट्रिक्स है, a इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे है -5 -2 -3 -1, और b का वैल्यू हम लोग ऊपर लिए हुए हैं, b का वैल्यू क्या है आपका 4 और -7, 4 -7 यहाँ रख देते हैं, 4 -7। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आता है, पहले रो में पहले कॉलम से तो -20 और +14। चलिए दूसरे रो में पहले कॉलम से तो 4 तियाँ 12 और +7। यहाँ घटाओ तो आपका क्या हो जाएगा -6 और यहाँ -5, यानी कि x बराबर में -6 और y बराबर में -5। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक मिलेगा। और नोट्स के लिए आप सीधे www.ravikantSir.in पे जाएंगे, ravikantSir.in पे जाएंगे। और अगर आप मूवी वगैरह के लिए अपडेट लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, एक मेरे स्टूडेंट का ही चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे।